बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं खालिद जमील साहब, ब्यूरो चीफ हैं बीएन न्यूज़ के, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया खालिद साहब आपके वक्त का। ओके जी। एक तो सियासी कमेटी में कुछ फैसले हुए हैं पीटीआई के, उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात हुई है बिलावल भुट्टो की। लगता यही है कि खाली हाथ लौटे हैं, क्योंकि मीडिया से गुफ्तगू नहीं की। मौलाना ने बाद में अलग से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, उन्होंने भी हुँ। कुछ एतराज़ात उठाए हैं। लेकिन आज जो खसूसी कमेटी का इजलास हुआ है, पीपल्स पार्टी ने जो कबूतर थैले में बंद करके रखा हुआ था वो बाहर उड़ के आ गया कि मुसवदा ये है, हम बेअसर कर देंगे सुप्रीम कोर्ट को, ये निज़ाम में तब्दीलियां लगाएंगे। यही बेनज़ीर भुट्टो ने बैठकर चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में डिज़ाइन किया था कि आईनी अदालत ऐसी होनी चाहिए। 2 चीज़ें हैं, एक तो देखें फ्रॉम डे फर्स्ट मेरा ये ख़्याल है कि मौलाना साहब इनके पेज के ऊपर नहीं आएँगे सही। और उसकी बुनियादी वजह यही है कि जेयूआई का और उनका एक असूली मौक़िफ़ है कि जी के रिटायरमेंट के बाद एक्सटेंशन नहीं देनी चाहिए किसी को। सही। सही। ये जो सरकारी मुलाज़िम हैं, नौकर हैं, जब ये अपनी उम्र को पहुँच जाएँ और ये एक तबीई उम्र होती है कि जब आपकी काम करने की सलाहियत होती है और उसके बाद आप काम करने की सलाहियत नहीं रखते और ये दुनिया भर के अंदर जो है कि साइंटिफिकली प्रूव सही। है। तो आप क्योंकि ऐसी पोजीशंस के ऊपर होते हैं जहाँ पे आपने बहुत अहम फैसले करने होते हैं, इसलिए आपको रिटायर हो जाना चाहिए। दूसरा हम्म। दूसरा इदारों के अंदर जो आपका होता है ना प्रमोशंस का, जी। किसी को ये ख्वाहिश होती है कि अच्छा जी मैं फ़लाँ ग्रेड तक पहुँच जाऊँ, फ़लाँ पोज़ीशन तक पहुँच जाऊँ। अगर आप एक्सटेंशन दर एक्सटेंशन के मामले पे चले जाएँगे तो इदारों के अंदर वो ग्रोथ रुक जाएगी। सही। जो प्रोफ़ेशनल आपको सलाहियतें हासिल करनी होती हैं, प्रोफ़ेशनली आपने ग्रो करना होता है, आपने मुख्तलिफ़ कोर्सेज़, मुख्तलिफ़ चीज़ों से, प्रोसेस से गुज़रना होता है। जब प्रमोशन ही नहीं तो लोगों के ना दिल मुरझा जाते हैं। सही। तो वो आपकी एफ़िशिएंसी के ऊपर बड़ा इदारों की एफ़िशिएंसी के ऊपर नुकसान होता है। तो इस बुनियादी वजह से जनरल बाजवा को भी इन्होंने वोट नहीं दिया था एक्सटेंशन के ऊपर, बाकी सब जमातों ने दे दिया था, इन्होंने नहीं दिया था। तो अभी भी मौलाना साहब उसी मौक़िफ़ के ऊपर कायम है, नंबर 1। नंबर 2, ये जो मुसवदा पीटीआई सॉरी पीपल्स पार्टी ने बिलावल साहब ने पेश किया इसमें पार्लिमानी कमेटी के अंदर, अब इस मुसवदे को अगर देखें तो ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की जो स्पिरिट है उसके मुनाफी है, नंबर 1। नंबर 2 जो जेयूआई का और पीटीआई का एक मौक़िफ़ है उसके भी मुनाफी है। और नंबर 3 को जेयूआई की जो अपनी मौक़िफ़ है कि आईनी अदालत होनी चाहिए और कैसी होनी चाहिए, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है। डिफरेंट है। तो इसलिए मौलाना साहब इस जगह तो नहीं आएँगे ना कि अच्छा इसके अंदर अब क्या डिफरेंट क्या चीज़ें हैं। नंबर 1 ये है कि मौलाना साहब ये कहते हैं कि आप नया स्ट्रक्चर खड़ा करना चाह रहे हैं, वफ़ाकी सतह के ऊपर भी और सूबाई सतह के ऊपर भी। तो आप 5 सूबाई कॉन्स्टिट्यूशनल कोड बनाएँगे। हम्म। छठी जो है कि वफाकी कॉन्स्टिट्यूशनल कोड, तो 6 जगहों के ऊपर आप अगर जजेस 5-5 भी लगाते हैं तो 30 जजेस, और 30 जजेस की मरात, घर, पेंशन, तनख्वाह, उनके मुलाजमीन, उनकी घरों की अखराजात, वो सारे आप कॉस्ट निकालें। यूटिलिटीज जी। फिर अदालत में सिर्फ जज तो नहीं होता ना, हम्म। सेक्रेटेरिएट होता है उसके नीचे। हम्म। अब आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, हाई कोर्ट में चले जाएं, पूरा का सेक्रेटेरिएट है, जहाँ पे अगर 10 जजेस हैं तो वहाँ पे नीचे मुमकिन है आपको वहाँ पे 100, 200, 250 मुलाजमीन मिलेंगे। बिल्कुल ऐसी। वो स्ट्रक्चर सारा बनेगा, बिल्डिंग्स खड़ी होंगी, नीचे मुलाजमीन आएंगे, फिर उनकी तनख्वाह, पेंशन, मराद सारा कुछ आएगा। तो ये एक फाइनेंशियल बर्डन, ऑलरेडी पाकिस्तान जो 100 अरब डॉलर के कर्जों में दबा हुआ है और मैशत पाकिस्तान की ठीक नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आप चंद दर्जन केसेस की वजह से, हम्म। उनके केसेस के लिए जो है कि आप एक अरबों रुपए का एक नया स्ट्रक्चर खड़ा करके और फिर कौम के ऊपर एक और मल्टी बिलियन जो है कि बोझ डालेंगे। इसलिए वो इसकी नफी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, आप ये दर्ज कर दें, आइन के अंदर इजाफा कर दें कि सुप्रीम कोर्ट के टॉप 5 जजेस इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, 4 जजेस, जो भी पटिशन आएंगी इतने दिनों के अंदर ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये 5 रुकनी बेंच, पहले 5 जजेस होंगे, वो समाप्त करेंगे, फैसला इतने दिनों में करेंगे। सही। ये अपील का, ये नजरसानी का तरीकाकार होगा, बात खत्म। इसी तरह से हाई कोर्ट्स के जो पहले 5 जजेस हैं इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस, वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट तस्वर होंगे। सही। ना कोई नया खर्चा, ना कोई मुराद, ना कोई बात, ना कोई चीज़, आप हम्म। उसी बजट के अंदर हो जाएगा। नंबर 1 हो जाएगा। नंबर 2 वो जजेस की तकर्री के तरीक़ाकार के ऊपर उनका इख्तिलाफ राय है। अब इसके अंदर जो बिलावल साहब कर रहे हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट से सारा इख्तियार लेकर या जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इख्तियार लेकर, फिर इसी तरह जो अकाउंटेबिलिटी है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, उसको ख़त्म करके जो जुडिशल सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल काउंसिल बना रहे हैं, उसमें आप सारी चीज़ें उठा के जो नए जजेस आप ला रहे हैं उनके हाथ में दे रहे हैं सब कुछ। सही। और वो जजेस जो मुकर्रर करने हैं आपने, वो आप मुकर्रर करेंगे क्या कि जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का चीफ जस्टिस है वो, सीनियर मोस्ट 2 जजेस, अटॉर्नी जनरल, लॉ मिनिस्टर,
चीफ जस्टिस जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है उसका मुकर्रर करा एक रिटायर्ड नुमाइंदा, पाकिस्तान बार कौंसिल का एक नुमाइंदा, 2 सेनेटर, 2 कौमी असम्बली के मेंबर, मतलब ये 11 रुकनी कमेटी होगी। और जो सेनेट के और कौमी असम्बली के 2-2 मेंबर होंगे, ये सेनेट का कायदे अवान और अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली का कायदे अवान और अपोजिशन लीडर इनको नामजद करेंगे। तो आप इसको पार्लिमानी और अदालती कमेटी को मिक्स करके बना रहे हैं। अब इसके अंदर अक्सरियत अगर आप कैलकुलेशन करें तो वो हुकूमत की बनती है। सही। ठीक है, तो आप मतलब कि अपनी मर्जी की कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स बनाकर उससे जो सियासी और आइनी और इंतखाबात के काम मामलात हैं वो अपनी मर्जी के जजेस वहां पे लगा के उनसे फैसले लेना चाह रहे हैं। और जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें कह रहे हैं जी पीपल्स पार्टी बारीक वारदात डाल रही है। 189 गालबन जो है कि उसके अंदर वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जो फैसले होंगे वो हतमी होंगे, उनके खिलाफ अपील नहीं होगी। अपील का हक खत्म सुप्रीम कोर्ट के सुप्रीम पहले ये था ना कि जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपील जो है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में जाएगी। अब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस सारे कॉन्स्टिट्यूशनल में चले, पॉलिटिकल केसेस वहां चले जाएंगे, यहाँ तो होंगे ही नहीं। यहाँ क्या होगा, फौजदारी और दीवानी केसेस, सही, तो उनके खिलाफ अपील अशराफिया की अदालत नहीं करनी ना, वो तो अवाम की अदालत हुई ना, तो अवाम के फैसले ठीक है नहीं करेंगे। इशराफिया के जो बदयांती से मुतल्लिक हैं, जो मैंडेट चोरी से मुतल्लिक हैं, जो आइन शिकनी से मुतल्लिक है, वो हम फैसला सारे करेंगे 2 नंबरी वाले काम और वो हम अपने तय करेंगे। उनके खिलाफ कोई अपील नहीं होगी, ना आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कहीं नहीं जाएंगे। तो ये बारीक वारदात डाल रहे हैं जो किसी तौर के ऊपर भी जो आइन और कानून की बालादस्ती पे यकीन रखने वाले जो भी कुव्वतें होंगी वो इनके ऊपर नहीं करेंगे। और सबसे खतरनाक चीज, हाँ, इस पैकेज के अंदर सबसे खतरनाक चीज जो है कि आर्टिकल 184 और 199 डिलीट कर दिया गया। सुमोटो, मतलब आपका जो इंसानी हकूक की बुनियाद के ऊपर, मफाद आमा की बुनियाद के ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप पटिशन दायर कर सकते हैं 184 के तहत, वो नहीं कर सकेंगे। वो आज खुद नोटिस जो लेते हैं वो भी नहीं ले सकेंगे। और इसी तरह आप हफ्ज़ बेजा के केसेस या अगवा के केसेस या मिसिंग पर्सन के केसेस या इंसानी हकूक की वायलेशन के केसेस जो हाई कोर्ट के दायरे कार में आते थे 199 के तहत, वो भी खत्म कर दिया कि वो भी नहीं हो सका। वो भी अच्छा हम खुद कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट करेगी, आप नहीं कर सकते, तो वो भी खत्म कर दिया। मतलब जो स्टैब्लिशमेंट ये चाहती है कि अच्छा ये जजों को सबक सिखाना है और तुम होते कोनों में आंखें दिखाने वाले, हमें तलब करने वाले कि रिपोर्ट अल्फिया बयान हमसे मांगते हो, तुम्हें हम खुशदार भेजेंगे। वो तो अब तबादले तो इस ड्राफ्ट के अंदर तो तबादलों वाला नहीं है, लेकिन इनको टूथलेस जो है ना वो इनके दांत निकाल के इनको जज बना के बैठा दो। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो मौजूदा है अपनी मर्जी के जो कोर्ट्स बनाए उनको कुछ पावर दे दें। ये इस वक्त इसका स्ट्रक्चर। ये जो खौफनाक स्टेप ले रही है पीपल्स पार्टी, एक तो इसका सियासी नुकसान इनको कितना होगा, दूसरी जानब देखें तो सबसे ज्यादा तो ये अब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकने के लिए सब कुछ ये बेसिकली तो ये ना सारा का सारा कि क्या वो जो नजम सेठी ने, आप सोशल मीडिया पे क्लिप चल रहा है उनका कि वो हो गए फिर ते मारे जावांगे असी, ख्वाजा आसिफ की नाम लुट गए साड़ी दे गई इज्जत, हर चीज चली जाएगी। तो बिलावल साहब कहते जी 25 गुजर गई तो तूफान आसमान गिर जाएगा। भाई ना तो आप 15 सितंबर भी गुजरी तो कोई आसमान नहीं गिरा। उस वक्त ही बिलावल साहब जब गए थे मौलाना साहब के पास, शर्म तो उस दिन आनी चाहिए थी जिस दिन 9 और 10 की दरमियानी रात को पार्लियामेंट पर हमला किया गया था, लोगों को अगवा किया गया था। उस दिन आप ये रोते तो ज्यादा बेहतर नहीं उस दिन तो खुद झुक के खड़े नहीं थे, शायद लेटे हुए थे। हाँ। कि जनाब जो करना है कर लें आप। तो बात यह है कि ये मैं ये कह रहा हूँ ना कि ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जो वारिस अपने आप को कहते हैं वो ये ड्राफ्ट पेश कर रहे हैं। मतलब मैं तो समझ से बाला है कि भुट्टोइज़्म तो शायद दफा नहीं कर दिया इंसानों ने। तो इसका मतलब है जो भुट्टो साहब ने कॉन्स्टिट्यूशन दावेदार हैं दिया था, फिर उस बहुत गलत हो गया था, अब उसको ठीक उसके नवासे आके करेंगे। लेकिन अब बिलावल साहब या जरदारी साहब उस किस्म की अदालतें चाहती हैं जिस किस्म की अदालतों ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी। अच्छा, सेम। उसके बाद तो ये रह जाएगा ना, तो वो तो रो रहे थे सुप्रीम कोर्ट में जब आपने बुनियादी इंसानी हकूक ये सारे मामलात खत्म कर देने हैं, दफन कर देने हैं, सब मामलात खत्म कर देने हैं और कहने कि जनाब ये हाल है, जनाब उनकी ख्वाहिश के ऊपर आपने जजों को जो है किस तरह से सलूक करना है, तो फिर इसका तो मतलब ये है ना कि आप सबक सिखा रहे हैं कि कल कोई खड़ा हो गया आइन और कानून की बात ना करे, वो जैसे कहते हैं वैसे फैसले कर ले। तो आप जो है कि आप एक तरफ काजी फाइज साहब को इस्तेमाल करके अब आपने चले अपने हक में फैसला तो करा लिया, दूसरी तरफ आप अगेन दोबारा उन मौलवी मुश्ताक और जस्टिस मुनीर लाना चाहते हैं, आप दोबारा से जो है कि जस्टिस इरशाद और जस्टिस क़य्यूम मलिक लाना चाहते हैं आप, जिन्होंने जो है कि हमेशा आमरीतों को तस्लीम किया और उनको इंडोर्स किया और कहा कि आप आइन में तरमीम भी कर सकें, आप वो अदलिया बनाना चाह रहे हैं। ये है बेसिकली, मुझे तो जो समझ आया वो खसूसी कमेटी के ऐसा कुछ हुआ कि बिलावल को उनके घर जाने की जरूरत पड़ गई, मौलाना के चरणों में फिर बैठे हैं, कदमों में बैठ के फिर इस्तदा किया, लेकिन मीडिया से गुफ्तगू किए बगैर निकल गए।
खबर उस वक्त तक ये थी कि मौलाना नहीं माने। मौलाना ने अब मीडिया से गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा कि आज हमारे हाथ में वो मुसवदा आया है, उस पर आज से बहस का हम आगाज कर रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी और हम तकरीबन करीब करीब पहुंच चुके हैं। इससे क्या इशारे मिल रहे हैं? देखिए ना, वफाकी आईनी अदालत का क्याम, सूबों की एक कयाम, यहाँ पे तो दोनों एक नुक्ता है ना। सही, ठीक है, वो ये कहते हैं नई बनाए, जेयूआई कहती है नई नई पुरानों को इख्तियार दे दें, उसी में बेंच बना दें आप। ठीक है, उसी में बेंच, जो ऑलरेडी जजेस हैं उनको वहाँ अदलिया को कंप्लीट करें, जो जजेस रहते हैं उनको कंप्लीट करें, तरीकाकार के ऊपर जज तकर्री क्या होनी है उसके ऊपर आए, बैठे बात करें, हमारे पास ये ऑप्शन, आपके पास क्या ऑप्शन है, ये है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो 50-50 आपको चीजें नजर आएंगी ना कि आप एक जगह पे हैं, लेकिन जो बुनियादी स्ट्रक्चर की तब्दीली है उस पे जेयूआई नहीं मान रही। सही, ठीक है ना। अब वहाँ कमेटी के अंदर भी जो चीजें सारी हुई हैं, जिसके बाद उनको घर आने पड़ा है, वहां पर भी तो यही चीजें है ना, वहां पर वही कह रहे हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए। अभी सिर्फ पीपल्स पार्टी का है, जेयूआई ये कह रही है कि हम पीटीआई के साथ मिलकर अपना बनाएंगे। सही, ठीक है, उस पर काम कर रहे हैं। वो हम डिस्कस करेंगे पीपल्स पार्टी से। पीपल्स पार्टी और नून लीग की क्या आपस में खिचड़ी पकी हुई वो हमें नहीं पता। सही, ठीक है, अब नून लीग ने आज भी अपना ड्राफ्ट नहीं दिया, उनके पास है ही नहीं। ठीक है, उन्होंने आज भी नुकात पेश किए हैं, हाँ। तारड़ साहब ने अब नुकात चंद भी हैं, लेकिन वो जब ड्राफ्ट लेकर आएंगे तो क्या पता वो 80 का 90 का या 100 तरमीम हो, अब वो किसी को कोई नहीं पता। तो इसलिए जो है कि अभी तो इश्क के इम्तिहान बहुत हैं। असल बात वो होगी जब नून लीग का ड्राफ्ट आएगा, अगर है या नहीं है। अगर पीएस पार्टी, जेयूआई, पीटीआई फर्ज करें किसी वहां जाती है, नून लीग कोई अगर काबिल कबूल नहीं है वो, तो फिर भी 2/3 तो नहीं बनती ना। पहला ड्राफ्ट जब आया तो पीपल्स पार्टी ने मुहैया किया फजलुर रहमान को, आज पीपल्स पार्टी का अपना ड्राफ्ट आया, वो उससे अलग है। पीपल्स पार्टी के पास ड्राफ्ट है, लेकिन जो बिलावल की हम रफ्तार देख रहे हैं, नून लीग के पास है ही नहीं। बिलावल की रफ्तार के पीछे क्या राज है? इतनी स्पीड बिलावल को क्यों लगी हुई है? बिलावल को किसी ने शायद उम्मीद दिलवा दिया कि तुम हमारा काम कर दो तो वजीर आजम बना देंगे तुम्हें, तो वाम के पास चले जाए, डिलीवर कर लें, हो सकता है बेहतर वजीर आजम बन सके। नहीं, वो तो उधर से डिलीवर नहीं छड्या, डिलीवर कितों कर रही है ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਤੇ। वो तो अब 8 फरवरी का नतीजा देखने के बाद तो ये तो सारे के सारे रियासत पाकिस्तान के ओहदों के ऊपर बड़ा जमान जो काबिज ओहदेदार हैं उनको ये समझ आ गई है कि फेयर इलेक्शन लतरोर है, छितर ही छितर हैं साडे, वो छितर ही पंजाब पुलिस सानू ते तुहानू मारदी है ना। 8 फरवरी अवाम इनके लिए छितर है। सही। तो ये अब कह रहे हैं कि दीवार में आहनी दीवारें खड़ी कर दें, ये गैर आईनी आइन शिकनी इकदाम की, जुल्म और जबर की, तो वो इनको नजर आ गया। तो इसलिए जो है कि ये अवाम की तरफ की रजू करने की बजाय अब ये उनसे रजू कर रहे हैं कि जो आनी हाथों से कहते हैं हम हर किसी को निबड़ लेंगे, और हमेशा खुद ही आनी हाथों से मार खाते हैं। सही। 4 अक्टूबर को डी चौक में एहतजाज हुआ, पीटीआई की तरफ से ये खबर आई कि ये इस एहतजाज का नतीजा ये है कि आइनी तरमीम रुक गई, लेकिन अब 17 से 22 को मुतवक्के है कि इजलास होगा और आइनी तरमीम की तरफ फिर ये जो गर्मा गर्मी शुरू हुई है बैठकों की, ये आगे बढ़ेगी, मुसवदा आएगा, पेश होगा सिलसिला। अब 15 को एहतजाज की कॉल देना, जिस टाइम पे एन उस टाइम पे जिस तरह की शंघाई ताउन तंजीम और दुनिया के हेड ऑफ गवर्नमेंट जो है वो इधर आएंगे, उस टाइम पे ये कॉल देना बनती है और कितनी मुअस्सर साबित होगी? दो चीजें हैं कि एक ये है कि पीटीआई ने जो पहली थी वो इसलिए दी थी कि उस वक्त 4 तारीख से लेकर 10 तारीख के दरमियान जो है कि ये गवर्नमेंट का प्लान था कि वो 8 और 9 को बुलाने का प्लान, आईनी तरमीम पास करवाएंगे। ठीक है, ये उनका प्लान था, तो वो उन्होंने करके उस प्लान को रुकवाया। ठीक है, फिर जो बातचीत सारी बातें हुई, फिर किसी ने जो यकीन दानी कराई कि अच्छा ठीक है जी हम इसको मौखर कर रहे हैं और ये होगा वो नहीं होगा, ये होगा वो नहीं होगा। ठीक है कि जी कि इस पे आप एससीओ कॉन्फ्रेंस तक इस पे अभी फिलहाल कोई बात नहीं होगी। आज इजलास बुला लिया जी, एससीओ कॉन्फ्रेंस तो नहीं आई ना, आज इजलास बुला लिया, ड्राफ्ट आना शुरू हो गए। कल इसका मतलब है आपने ऐद शिकनी की, ऐद तोड़ दिया ना आपने, एक ऐद ये तोड़ दिया। दूसरा जो मामला है वो ये है कि आप अगर उसके फौरी बाद जो पाबंदी लगाई गई इमरान खान के ऊपर जी मुलाकातों, ठीक है, ताकि ना उसका कोई पैगाम है ना कोई बात हो। अब इन्होंने कहा जी हमें जो है कि चलें उसकी बहन और उसके डॉक्टर को मिलने दें, वो भी आज फैसला आ गया कि नहीं। उन्होंने कहा जब अच्छा ठीक है तुसी मुंह काला मल लिया तो ऐसी भी ठीक है, फिर हमने आपसे वादा किया था, हमने खत्म हुआ, चले गए। अब जो है कि ऐसे तो फिर ऐसे सही, आपने ये किया तो हम पे ऐसे आ रहे हैं। ये अब उनको मैसेज उन्हीं को है जो यहाँ के ठेकेदार हैं, सही खुद साख्ता ठेकेदार है ना, उन्होंने तो पहले भी यार शिकनी की थी संजानी वाले जलसे पर, इसलिए उनको जो है कि ये मैसेज है कि जनाब आपने ऐद शिकनी की
उधर पाबंदियां लगाई ताकि उधर से ना मुलाकात होने को बात हो, आप उधर उसके ऊपर ये कर रहे हैं। दूसरी तरफ ये है कि आप एससीओ कॉन्फ्रेंस अभी बात हो नहीं रही है, आपने बिठा के ड्राफ्ट तैयारियां ये काम शुरू कर दिए, तो इसका मतलब है कि आप रुके नहीं है ना, तो आप अपने पे चले, हम अपने पे चलते हैं। सही। तो ये मेरा ख्याल है कि उनको मैसेज है कि ऐसे तो फिर ऐसे सही है। और उनको बड़ा क्लियर मैसेज ये पहले भी आया, उस वक्त भी उन्होंने हेलीकॉप्टर से देख लिया था कि मोटरवे के ऊपर क्या नज़ारा है, और वो अगर इस्लामाबाद में आ गया तो यहाँ से यकीन करें हेलीकॉप्टर कम पड़ जाएंगे, सही। क्योंकि लोगों ने इतना भागना है यहाँ से। तो हसीना वाजिद को तो हेलीकॉप्टर मिल गया था, यहाँ भी शायद एक दो को मिल जाए, बाकी को हेलीकॉप्टर भी नहीं मिलने। सही। बिलावल ने आज दावा किया था कि हमारे पास नंबर गेम नंबर्स पूरे हो गए। दूसरी तरफ इतलात आ रही हैं कि समड़ियाल से असलम गुम्मन साहब जो हैं, जिनने अभी हलफ भी दिया था, इमरान खान से वादे भी किए थे कि मैं वफादार रहूँगा, इतलात है कि पहला परिंदा उड़ गया। पीटीआई के परिंदे उड़ेंगे तो फिर यानी तरमीम हो सकेगी, इसके अलावा तो सोल्यूशन नहीं है। देखें, घुमन साहब का माजी जो है वो पहले भी हलफ अपने तोड़ते रहे हैं, हाँ। ठीक है ना। देखें, आप जिस इदारे से वाबस्ता रहे हों, आपने हलफ उठाया हम सियासत नहीं करेंगे, सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, सारी उम्र वो इदारा सियासत ही 70 साल से कर रहा है पाकिस्तान में, ठीक है। आप अपने इदारे भुट्टो में, साहब ने विंग पूरा बनाया था। ठीक है ना, आप अपने इदारे में खड़े होकर अल्लाह को हाजिर नाज़र जानकर हलफ उठाते हैं कि जनाब हम सियासत नहीं करेंगे, किसी दौर के ऊपर भी सियासत में हिस्सा नहीं लेंगे, फिर आप सारी उम्र सियासत करते हैं। तो ऐसे शख्स की कस्में, हलफ, ये देखो ना, मैटर नहीं करता। ये इस्लाम के अंदर हमें कहा गया है ना कि मुनाफिक लोगों की निशानियों के अंदर है कि जब भी बोलेगा झूठ बोलेगा, वादा करेगा तोड़ देगा, ठीक है। तो ये अगर वादा शिकनी इनके घुट्टी के अंदर है, तो फिर इससे क्या तवक्को करेंगे आप। तो वैसे भी ये जो मुलाजिम पेशा लोग होते हैं ना, चाहे वो स्टैब्लिशमेंट फौजी नौकर हों या सरकारी नौकर हों, रिटायरमेंट के बाद जब वो सियासत में आते हैं ना, तो सबसे पहले अगर किसी ने कोई बंदे तोड़ने हो तो सबसे पहले अपने नौकर को पकड़ते हैं। तेरी पेंशन, तेरी मुराद, तेरा कोर्ट मार्शल, तेरा फलाना डिसिप्लिन दिखना। सरकारी मुलाजिम तो सबसे पहले भागता है डर के, हो मेरी पेंशन बंद होगी, मैं मर जाऊंगा। ये तो सही। इनको क्योंकि अल्लाह के ऊपर यकीन नहीं होता कि अच्छा साडा रिस्क रोजी अल्लाह दे कोले करने, हो मेरी रिस्क रोज की सेक्रेटरी मेरे फलाने महकमे दे कोले उन्हें यह करता तो मेरी पेंशन बंद हो जानी है। तो इसलिए जो है कि ये आप नजर रखें, जितने भी रिटायर्ड है ना, जहाँ भी हैं, उनको काबू करने की कोशिश करेंगे। सही। बहुत शुक्रिया खालिद जमील आपके वक्त का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।